आपका दुख बाहर की दुनिया नहीं, आपका दिमाग बनाता है। अगर अभी जीना सीख गए तो जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है, आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी परेशानी क्यों है? इस किताब में छुपा है दुख से आजादी का राज। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक बानी, जहां किताबें बोलती हैं। हर एपिसोड में हम आपके लिए लाते हैं पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी किताबों का सार, ताकि हर किताब की सोच आपके दिल तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए सफर की किताबों की दुनिया में। तो आज हमारे पास जो किताब है वो कोई आम किताब नहीं है। ये एक ऐसी किताब है जो मैं कहूंगा कि लाखों लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। एखार्ट टॉले की प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ नाउ। और इसका दावा दावा बहुत बड़ा है कि हमारी सारी चिंता, दुख और तनाव की जड़ सिर्फ एक है, हमारा अपने मन के साथ एक गलत रिश्ता। और उसका समाधान भी उतना ही सीधा है। कम से कम सुनने में तो लगता है। समाधान है अभी के पल में जीना सीखना। लेकिन हाँ, ये सिर्फ एक फलसफा नहीं है। किताब इसे एक एक व्यावहारिक अभ्यास की तरह पेश करती है। बिल्कुल। तो आज हमारी चर्चा का मकसद यही है कि हम इस किताब की गहराइयों में उतरें। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि टॉले क्या कहते हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बातें हमारी आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मतलब कितनी प्रैक्टिकल हैं। क्या वाकई अभी में रहकर उस बेचैनी को खत्म किया जा सकता है जिसका हम सब सामना करते हैं? चलिए इसी सवाल की पड़ताल करते हैं। तो शुरुआत होती है सबसे बुनियादी और शायद सबसे चौंकाने वाले विचार से कि आपका मन नहीं है। हाँ, यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं। मतलब मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरी यादें, अगर ये सब मैं नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई कहे कि आप अपनी परछाई नहीं है। जाहिर है, लेकिन वो मुझसे ही तो जुड़ी है। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। परछाई आपसे जुड़ी है, लेकिन वो आप नहीं है। टॉले कहते हैं कि हमारे दिमाग में एक आवाज वो लगातार चलती रहती है। एक कमेंटेटर जो हर चीज पर अपनी राय देता है, जज करता है, तुलना करता है। ये अच्छा है, वो बुरा है, मुझे ऐसा करना चाहिए था, कल क्या होगा। हमने गलती से उस कमेंटेटर को ही मैं समझ लिया है। अच्छा। तो आजादी का पहला कदम उस कमेंटेटर से खुद को अलग करके देखना है। बिल्कुल। आज़ादी का पहला कदम है ये एहसास करना कि आप सोचने वाले नहीं हैं, बल्कि उन विचारों को देखने वाले हैं। द वॉचर। आप वो चेतना है जिसके पर्दे पर ये विचार और भावनाएं एक फिल्म की तरह चल रही हैं। हम्म। इसे विचारक को देखने का अभ्यास कहते हैं। बस चुपचाप बैठकर अपने दिमाग में चल रही उस आवाज को सुने, उसे जज ना करें, बस एक गवाह की तरह उसे देखें। और जैसे ही ये करना शुरू करते हैं ना, एक अजीब सी शांति महसूस होती है, क्योंकि आप उस लगातार चल रहे शोर से थोड़ा दूर हो जाते हैं। और मुझे लगता है इसी शोर से किताब का एक और जरूरी कॉन्सेप्ट जुड़ा है, अहंकार या ईगो। ये क्या है? अहंकार मतलब वो मन की बनाई हुई एक झूठी पहचान है। वो मैं की कहानी है। मैं कौन हूँ, मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरी उपलब्धियाँ, मेरी नाकामियाँ, मेरी समस्याएं। ये पहचान पूरी तरह से अतीत की यादों और भविष्य की उम्मीदों या डर पर टिकी होती है। तो ये एक तरह से काल्पनिक किरदार है जिसे हम खुद निभा रहे हैं, और ये किरदार हमेशा मतलब असुरक्षित महसूस करता है। हमेशा। क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानता है कि वो असली नहीं है। इसीलिए उसे लगातार खुद को साबित करने की जरूरत पड़ती है। बहस में सही साबित होने की हमारी जिद इसी से आती है। अच्छा। अगर हम गलत साबित हुए तो हमारे इस काल्पनिक किरदार को, हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है। उसे अपने मिट जाने का खतरा महसूस होता है। अगर मेरे पास कल बिल भरने के पैसे नहीं हैं, तो वो डर तो असली है, काल्पनिक तो नहीं है। वो तो इसी पल की सच्चाई से जुड़ा है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी फर्क समझने की जरूरत है, जिसे किताब कहती है क्लॉक टाइम और मनोवैज्ञानिक समय। हम्म। क्लॉक टाइम व्यवहारिक है, अपॉइंटमेंट के लिए, बिल भरने की तारीख याद रखने के लिए। इसमें कोई समस्या नहीं है। और मनोवैज्ञानिक समय? मनोवैज्ञानिक समय है अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता का भारी बोझ। हम्म। बिल भरने की तारीख क्लॉक टाइम है, लेकिन उस तारीख के बारे में लगातार सोचना, क्या होगा अगर मैं पैसे नहीं दे पाया, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये सब मनोवैज्ञानिक समय का खेल है। हम्म। टॉले कहते हैं कि डर हमेशा भविष्य में किसी चीज के बारे में होता है, उस चीज के बारे में नहीं जो अभी हो रही है। ओके, तो आप कह रही हैं कि स्थिति यानी पैसे ना होना हम्म। वो वर्तमान की सच्चाई है, हम्म। लेकिन डर मतलब भविष्य में क्या होगा, हम्म। वो मन की कल्पना है। इस एक पल में जब हम सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दे रहे हैं, तब कोई डर नहीं है। बिल्कुल।
इसीलिए किताब जीवन और जीवन स्थिति में भी फर्क करती है। आपकी जीवन स्थिति अतीत और भविष्य से बनी है, आपकी नौकरी, आपके रिश्ते, आपकी आर्थिक हालत। लेकिन आपका जीवन हमेशा अभी है। अच्छा। और समस्याएं जीवन स्थिति में होती हैं, जीवन में नहीं। इसीलिए लेखक वो शक्तिशाली सवाल पूछते हैं, इस पल, अभी आपको क्या समस्या है? आमतौर पर इस एक पल में कोई समस्या नहीं होती। तो अगर हमारा अहंकार अतीत और भविष्य की कहानियों में ही जिंदा रह सकता है, तो इसका मतलब है कि हमारा एकमात्र हथियार अभी का पल है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। हम इस शोर शराबे से निकलकर अभी में प्रवेश कैसे करें? इसकी शुरुआत बहुत छोटे कदमों से होती है। अपने किसी भी रोजमर्रा के काम को पूरी जागरूकता से करें, जैसे चाय का कप पकड़ना, अपनी उंगलियों पर कप की गर्माहट महसूस करें, चाय की खुशबू पर ध्यान दें, हर घूंट के स्वाद को महसूस करें। उस पल में कोई अतीत नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, सिर्फ चाय पीने का अनुभव है। सही बात है। ये छोटे छोटे पल आपको मन के शोर से निकालकर अभी में ले आते हैं। मतलब अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करना। या फिर जैसा किताब में बताया गया है, अपने भीतरी शरीर यानी इनर बॉडी से जुड़ना। हाँ, ये एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है। आंखें बंद करके अपना ध्यान अपने शरीर के अंदर ले जाएं। अपने हाथों, पैरों, पेट में एक हल्की सी झंझनाहट या ऊर्जा महसूस करने की कोशिश करें। इसके बारे में सोचना नहीं है, बस महसूस करना है। ये अभ्यास आपको तुरंत आपके विचारों से हटाकर शरीर की वास्तविकता में ले आता है। ये अभी की शक्ति का दरवाजा है। जब आप अपने भीतरी शरीर से जुड़े होते हैं, तो आप वर्तमान में स्थिर हो जाते हैं। और इन सब बातों की असली परीक्षा कहीं और उतनी नहीं होती जितनी हमारे रिश्तों में होती है। किताब में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, दर्द शरीर, पेन बॉडी। ये क्या चीज है? दर्द शरीर वो हमारे जीवन भर के इकट्ठे हुए भावनात्मक दर्द का एक संग्रह है। हर बार जब हमें चोट पहुंची, हम दुखी हुए, गुस्सा हुए और हमने उस भावना को पूरी तरह महसूस करके जाने नहीं दिया, तो उसका एक अंश हमारे अंदर ऊर्जा के रूप में रह गया है। यही इकट्ठा हुआ पुराना दर्द दर्द शरीर बन जाता है। ये हमारे अंदर एक सोए हुए ज्वालामुखी की तरह रहता है। ये दर्द शरीर का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आज के सोशल मीडिया के दौर में और भी खतरनाक लगता है। एक छोटी सी नेगेटिव कमेंट या किसी की वेकेशन की फोटो हमारे पुराने घावों को कुरेद देती है और हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। सोशल मीडिया दर्द शरीर के लिए एक अनलिमिटेड बफे की तरह है। हर स्क्रॉल के साथ हमें तुलना, जलन और गुस्से का नया भोजन मिल सकता है। जब कोई घटना, चाहे वो पार्टनर का एक ताना हो या सोशल मीडिया पर एक पोस्ट, हमारे अतीत के किसी दर्द से मेल खाती है, तो ये दर्द शरीर जाग जाता है। अच्छा। और एक बार जागने के बाद इसे और दर्द चाहिए होता है। ये नकारात्मकता पर पलता है, ये झगड़े पैदा करेगा, ड्रामा क्रिएट करेगा, ताकि इसे अपना भोजन मिल सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई पार्टनर किसी छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तो हो सकता है कि वो उस पल पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, बल्कि उसका दर्द शरीर सक्रिय हो गया। ज्यादातर मामलों में यही होता है, और इससे मुक्त होने का तरीका भी वही है, जागरूकता। जब आप अपने अंदर गुस्सा, उदासी या किसी भी तीव्र नकारात्मक भावना को महसूस करें, तो उसे तुरंत पहचानें। खुद से कहें, ये मेरा दर्द शरीर है, ये मैं नहीं हूँ। आप उस भावना को दबाएं नहीं, बल्कि अपनी जागरूकता की रोशनी उस पर डालें। उसे बिना जज किए अपने शरीर में महसूस करें। आपकी जागरूकता की शक्ति धीरे धीरे उस दर्द शरीर को भंग कर देगी। और शायद इसी वजह से किताब कहती है कि रिश्ते हमें खुश करने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें जागरूक बनाने के लिए हैं। ये तो बहुत बड़ी सोच है। हम तो यही मानकर चलते हैं कि एक अच्छा रिश्ता वो है जो हमें हमेशा खुश रखे। हाँ, लेकिन वो एक अहंकार पर आधारित रिश्ता होता है, जहाँ हम दूसरे को अपनी ज़रूरतें पूरी करने का जरिया समझते हैं। जब ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तो वही रिश्ता नफरत में बदल जाता है। किताब कहती है कि रिश्ते एक आध्यात्मिक अभ्यास है। आध्यात्मिक अभ्यास। हाँ, वो एक आईने की तरह है जो हमें हमारे अंदर के दर्द शरीर और अहंकार को दिखाते हैं। ये खुद को जानने का और जागरूक होने का सबसे बड़ा अवसर है। तो जब आपका पार्टनर कुछ ऐसा करे जिससे आपको गुस्सा आए, तो प्रतिक्रिया करने के बजाय अपने अंदर उठ रही भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि उन्हें वैसे ही स्वीकार करें जैसे वो हैं। सच्ची स्वीकृति। और ये हमें किताब के आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर लाता है, स्वीकृति और समर्पण। एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर। समर्पण,
ये शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में वो हार मान लेने या कमजोरी की तस्वीर आती है, जैसे मैंने हालात के आगे समर्पण कर दिया। क्या किताब का मतलब भी यही है? बिल्कुल नहीं। ये इस शब्द की सबसे बड़ी गलतफहमी है। टॉले के अनुसार समर्पण का मतलब बाहरी परिस्थितियों के आगे हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है वर्तमान पल की जो सच्चाई है उसे आंतरिक रूप से स्वीकार कर लेना, उस पल के साथ अंदर ही अंदर लड़ना बंद कर देना। यानी जो है सो है, इट इज वॉट इट इज। हाँ बिल्कुल, ये पल जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। हर तरह की नकारात्मकता, गुस्सा, जलन, उदासी वर्तमान पल का किसी न किसी रूप में अस्वीकार ही है। ये वास्तविकता के खिलाफ एक आंतरिक प्रतिरोध है, एक रेजिस्टेंस है। जैसे ट्रैफिक जाम। बिल्कुल। जब आप ट्रैफिक जाम में फंसे होते हैं तो जाम एक सच्चाई है, आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उसके बारे में गुस्सा करना, चिल्लाना, तनाव लेना, ये आपका आंतरिक प्रतिरोध है और ये आपको जाम से ज्यादा तकलीफ देता है। तो समर्पण का मतलब ये नहीं है कि आप जाम से निकलने की कोशिश ना करें या अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कुछ ना करें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। समर्पण का मतलब है कि आप पहले आंतरिक प्रतिरोध को छोड़ दें। जब आप इस पल को स्वीकार कर लेते हैं तो एक गहरी शांति और एक स्पष्टता पैदा होती है। उस शांति की अवस्था से आप जो भी कदम उठाएंगे वो ज्यादा प्रभावी और समझदारी भरा होगा। अच्छा। आप परिस्थिति के गुलाम नहीं रहते, आप उससे बड़े हो जाते हैं। आप गुस्से और तनाव में फैसला नहीं लेते, बल्कि शांति और जागरूकता में लेते हैं। तो इस सारी बातचीत का सार ये है कि आज़ादी हमें अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदल कर नहीं मिलेगी, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति अपने आंतरिक रिश्ते को बदल कर मिलेगी। और ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ वर्तमान पल में हो सकता है। सही कहा। शांति कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। बस वो हमारे मन के लगातार शोर के नीचे दबी हुई है। जैसे ही हम उस शोर को देखना शुरू करते हैं, उससे खुद को अलग करते हैं, वो शांति अपने आप उभर कर सामने आ जाती है। तो सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार। ये किताब एक बहुत ही सरल प्रयोग करने के लिए कहती है। अगली बार जब कोई खुद को तनावग्रस्त, चिंतित या गुस्से में पाए, तो बस एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, इस पल में क्या मैं वास्तविकता का विरोध कर रहा हूं? क्या मैं इस पल को अपना दुश्मन बना रहा हूं? और फिर देखें कि क्या उस आंतरिक लड़ाई को छोड़ा जा सकता है। किताब ये नहीं कहती कि समस्याएं वास्तविक नहीं हैं, लेकिन ये जरूर पूछती है कि क्या उन समस्याओं के बारे में लगातार सोचना किसी की मदद कर रहा है या और ज्यादा दुख दे रहा है। क्या हो अगर सिर्फ एक दिन के लिए हम सब अपने मन की बनाई कहानियों पर विश्वास करना बंद कर दें, तब क्या बचेगा? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताइए कि अगली बार आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे। बुक बानी, जहां हर किताब बोलती है।